क्या पेपर नहीं अच्छा करके आए? इसको क्या मुझे भी टेंशन में डाल दे। हाँ करेगा तो हमारे अमन तेरा स्कूल कौन सा है? यही मनीबा इंग्लिश का वो पहले हो चुका पेपर में से, है ना? तुम लोगों का सबसे बेस्ट में आया मनी माजरा वालों का। बाकी सबके खत्म हो रहे तो तुम्हारे अभी स्टार्ट हुए। एक रह गया और 11th के वो काफ़ी पड़े हैं। शनिवार को मैथ्स सैटरडे या मंडे लास्ट पेपर है 11th वालों के। चलो अब ये सच कह रहे हैं या क्या? सर ये कैसी है ये खाली जबान जैसे मेरा ना छोटा बेटा, हम लोग उससे बड़ा डरते हैं। वो ना कई बार जब बोलते हैं वो सच में हो जाता है। उसको तो बड़ा कहते हैं भाई तू तो सोच के बोला था। अब लास्ट में चलो बातें बंद। लास्ट टाइम आपके साथ आखिर में पिक्चर्स किए थे सबके, है ना? तो अभी तक इस फैमिली के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स किए थे। लास्ट टाइम सल्फर, ऑक्सीजन, O2, O3, S, S8, S6, S2 और एक आखिर में SO2। आज बस 2-3 क्वेश्चन रह गए थे ऑन द बेसिस ऑफ H2SO4। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आ जाएगा। वो कौन सी आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाएगा 17th ग्रुप हाइड्रोजन। तो मुझे ये भी ध्यान में आया पी ब्लॉक के क्वेश्चन क्या है? तेरा भी तो यही स्कूल है, क्या करके आया? हो गया सर, काफी हद तक हो गया। हो गया तो पी ब्लॉक का कौन सा स्ट्रक्चर है? सर H4P2O7 आया था और Xenon 42F2 ऐसा वो तो हमारे लास्ट वो बना दिया मैंने। वो लास्ट में आ जाएगा। HPO3 होल थ्राइस। जब वो भी किया हुआ आ गया, है ना? वो तुम लोग को ठीक कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में क्या आया? HPO3। उसने ना लेक्चर भी मिस किया, स्ट्रक्चर नोट कर लिए थे। इसलिए आपको क्या है क्योंकि पता क्या, जिसमें लेक्चर में मेरे वो है टिप्स दे रखे हैं स्ट्रक्चर करने के, वो देते हैं। क्योंकि लेक्चर तो मैं सारे ग्रुप में सेव है, तो स्ट्रक्चर को मॉड्यूल दे देते हैं, वो वहाँ से। चलो भाई अब बातें करते हैं। अब बस चल भी देते। अब आज वापस आना। चल अभी शुरू तो करें, ठीक है? अच्छा इंग्लिश का पेपर है फिजिकल का नहीं है, फिजिकल के छोड़ दो। चलो बस अब बातें करते हैं। चलो बस ये ना आज H2SO4 के हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा। याद है अभी तक 2 किए थे प्रोसेस। एक कौन सा किया था? हैबर प्रोसेस। एक कौन सा किया था? ओसवाल्ड डिल्यूशन मेथड। आज H2SO4 का ना एक सबसे पहले आगे चलने से पहले हमारे पास मेथड कौन सा आ जाएगा? थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसकी रिएक्शन हमारे पास सिंपल थी। पहले सल्फर को रेड कर दिया विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन क्या आ गया? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? सल्फर डाइऑक्साइड को हीट कर दिया विद ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन तो ये लिखने में था सिंपल, पर याद है जहाँ पे भी ऑक्सीजन का कंसेप्ट आता था, इस केस में डेल्टा H क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव। इसमें कैटलिस्ट जो यूज किया दैट इज वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। टेम्परेचर विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इसमें टेम्परेचर रख दिया अप्रॉक्सीमेटली 720 केल्विन और प्रेशर रख दिया अप्रॉक्सीमेटली 2 बार। फिर इसको तो अभी आखिर में फिर सारा कंसेप्ट पकड़ेंगे 2 बार। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया? ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड था इसे एब्जॉर्ब कर दिया इसमें एक H2SO4। इसमें अगर इसमें एब्जॉर्ब किया वी गेट फॉर्मेशन ऑफ H2S2O7। लास्ट टाइम किया था H2S2O7 का स्ट्रक्चर, क्या नाम दिया था इसको? है ना? एक तो याद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और एक इसको कॉमन नेम का दिया था ओलियम। क्लियर? और आखिर में भाई अब बातें बंद। एल्यूमिनियम H2S2O7 इसको डाइल्यूट कर दिया विद वाटर। अगर डाइल्यूट किया तो देखो मेरे पास हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन क्या हो गया? 8,
तो लिख सकते हो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिस इंडस्ट्री में मैं था ना वहाँ पे भी हम लोग ओलियम पहले बनाते थे। दिस वाज हैविंग प्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली 99%। ये मेरे पास 99% प्योर H2SO4 था। पहले तो ये बनता है, धीरे धीरे हम लोग इसको आगे क्या डाइल्यूट करते जाते हैं विद वाटर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, उसके बेस पे डाइल्यूट करके दे देंगे। अब देखो यहाँ पर जब ये रिएक्शन लिखा है, किसी ना किसी स्टूडेंट के वो दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर जो H2SO4 था दिस वाज बेसिकली अगर यूज्ड एसिड या स्पेंट एसिड। मेरे पास यूज्ड एसिड कहाँ से है, इन्वर्टर की बैटरीज है ना। जब इन्वर्टर की बैटरी फिक्स करते थे तब तो इसकी प्योरिटी क्या होती थी 80%। जैसे जैसे इसमें रिएक्शन होता था, याद है आपको पेपर दे रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया था, उसमें वाटर ऐड होता जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या आ जाती है डाउन, वो स्पेंट एसिड आ गया। क्लियर। या फिर और H2SO4 क्या, जहाँ पे मेरे पास और मेथड है, बैटरीज है जिनमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सारा यूज एसिड ही है, तो हम लोग यूज एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो वैसे किसी के तो दिमाग में आ रहा होगा खन्ना सर इसमें जो किया वाटर और SO3 कर देते हैं, तो सिंपल सा रिएक्शन था H2SO4 फॉर्मेशन। तुम्हारे पेपर में ना कितनी बार ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शंस आ रखी हैं। क्लियर। गिव सुटेबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस दी रिएक्शंस। या फिर एक आध बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया यूज्ड एसिड में। क्लियर। जबकि वाटर में करता था सीधे ही रिएक्शन था H2SO4 बन जाता, क्यों नहीं किया? हाँ जी, क्या रीज़न है कि मैंने वाटर और SO3 को रेड करके भी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता था, ये रिएक्शन क्यों नहीं फिजिबल? डाइल्यूट भी बेसिकली क्या था, जब भी वाटर और SO3 को मिक्स करेंगे ये रिएक्शन क्या थी एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो हम लोग ने सॉल्यूशन में किया था, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेरे पास SO3 तो गैस फॉर्म में लिक्विड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो तो गैसियस फॉर्म में रह जाएगा। दैट मीन देन सॉल्युबिलिटी ऑफ SO3 इन वाटर विल डिक्रीज, बट SO3 could be easily absorbed in our H2SO4, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन क्या थी एक्सोथर्मिक। अगर एक्सो है हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गैसियस एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो तो गैसियस फॉर्म में प्रेफर करेगा एग्जिस्ट करना। दैट्स व्हाई रेट ऑफ कन्वर्जन इज वेरी वेरी लेस, रेट ऑफ कन्वर्जन कम रहता है। तो जस्ट टू गेट मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ सल्फर इनटू H2SO4 वी कैरिड आउट इट्स एब्जॉर्प्शन इन आवर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। और ये तो ना जिस इंडस्ट्री में मैं था उसमें भी यही मेथड फॉलो करते थे। और होता क्या था, ये जो ओलियम है इसको तो मैं स्टील भी नहीं, स्टील की भी क्वालिटीज है आगे जाके, तुम लोग जब जाओगे ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेटलर्जी ब्रांच वगैरह ली तो वहाँ पे पढ़ोगे, जब मैंने H2SO4 99% स्टोर करना है तो मुझे जो स्टील है SS उसकी क्वालिटी 310 में है, SS 310 इनके नंबर्स होते हैं, इसमें मैंने H2SO4 स्टोर करना है, इसमें NaOH करना है, इसमें NaCl करना है, इसमें क्लोरिक गैस करना है, तो सबके ना स्टील के नंबर्स अलग अलग है, यानी उनकी रेशो चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन स्टोर आवर ओलियम इजीली। और मुझे याद है फिर हम लोग क्या करते थे मार्केट में, जो हमारे डिमांड आ गई, किसी को बैटरीज के लिए चाहिए, किसी को एसिड किस पर्पज़ के लिए चाहिए, किसी को पेंट्स में मिक्स करने के लिए चाहिए, तो हम लोग जो मार्केट में रिक्वायरमेंट आता था ओलियम और वाटर को मिक्स करके यूज टू गिव दिस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। क्लियर। और यहाँ पर जो ओलियम है सिंपल सा क्वेश्चन था, एक आध बार आपको वाइवा में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब मैंने डाइल्यूट करना था तो वाटर इन एसिड करूँ या एसिड इन वाटर? एसिड इन वाटर, क्यों? सर वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है ना, है क्योंकि रिएक्शन क्या था हाईली एक्सोथर्मिक है। जब आपने मुझे कहा एसिड इन वाटर, इसलिए मैंने भी पहले ध्यान से सुना, जब आपने कहा एसिड इन वाटर मींस एसिड क्या है सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या था हमेशा एक्सेस में, वाटर क्या था कूलेंट है, कूलेंट था इसलिए वी ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। अगर मैं वाटर इन एसिड कर देता, वाटर इन एसिड, रिएक्शन क्या था एक्सोथर्मिक। जैसे गर्म ऑयल नहीं है घर में, गर्म ऑयल है उसमें अगर पानी डालें, एक ड्रॉप भी गिरा दिया, सारा बार बल्ज आउट कर जाता है ना, बम्पिंग स्टार्ट हो जाती है सारी बार, ऐसे ही इसका होता है। तो मुझे याद है मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था ना उसने मुझे उल्टा काम करवाया। तो जिस इंडस्ट्री में एमफिल के बाद ही जस्ट जॉब में गया था उसने मुझसे ना लैब में ये एसिड बनवाया था शायद 80%, और मैंने उसको यही किया, मैंने वाटर लेकर नॉन क्वांटिटी जो था कि मेरे 500 ml का करना है,
कैलकुलेशन करके पानी लेकर ऊपर से ऐसे डाल रहा था, तो उसने मुझे उल्टा डलवा दिया था। कहता क्या है, मैं इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, ये वो कहानियाँ उसने इतनी सुना दी, तो मुझे कहता उल्टा डाल कि पहले एसिड में वाटर डाल। उसको मना भी करता रहा, उसने फिर डलवाए, तो मुझे ज़्यादा सारा सोल्यूशन ऐसे बम्प कर रहा था बाहर। और ऊपर से क्या किया उसने ना, हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में बनाते थे, तो राउंड बॉटम फ्लास्क में किसी तरीके डाल दिया, बाहर बल्जिंग भी होती गई, और लॉन्ग नेक थी तो बम्पिंग हो रही थी, पर बीच में रह गई बम्पिंग। बाद में मुझे कहता क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, कहता अभी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई। अब उसने क्या किया, मेरे ऊपर उसके ऊपर कॉर्क स्टॉपर लगवा के कहता अब इसको शेक कर। अब मैंने बस उसकी ये कहा कि अब बॉस है, मना कर नहीं सकते प्राइवेट कंसर्न में, तो बस मैंने कहा वो कौन सा आगे स्टॉपर देगा, मैंने स्टॉपर लूज छोड़ दिया बस। और स्टॉपर लूज छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ, स्टॉपर तो आगे और एसिड सारा मेरे हाथ पे। मुझे याद है ये हाथ अब तो ठीक लग रहा है, नहीं तो तब पूरा वाइट हो गया था, ऐसे था जैसे वो स्किन डिजीज नहीं होती, वो क्या फुलवेरी जैसी जो होती है, तो वो सारा मुझे ऐसे हाथ, तो मैं तो महीना में अगर हाथ को पूरा कवर रख के रखता था, मैं तो सारे पूछते क्या हो गया क्या हो गया, हाथ को कवर रख के रखा। और धीरे धीरे फिर मैचिंग जाके अपने आप स्किन की होगी, पर ये काम उसने कराया था मुझसे। तो तुम लोग भी जब इंडस्ट्री में जाओगे ना इंजीनियरिंग करने के बाद, तुम बच्चों को तो खूब वो सुनाते हैं जो वहाँ पे सीनियर होते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं हमारे क्या इन्होंने आगे बुरा कर देना हमारे साथ, तो हमें ऐसे काम करते ही करते हैं। तो मुझे अब तक याद है, और इसलिए वाइवा में ना तुम लोगों का वाइवा का क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। जब तुम लोग कहते हो ना वाइवा में प्रोजेक्ट तो तुम लोग खुद बनाते कम हो, है ना, तो प्रोजेक्ट को तो साइड पे करवा देते हो, फिर लोग पूछते हैं टॉपिक कौन सा आता है, तुम में से कोई कह दे पी ब्लॉक आता है जी, तो ये पक्का क्वेश्चन पूछते हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, और साथ में एक जो किया था ओसवर्ड एडिशन, इनके बेस पे कोई ना कोई रिएक्शंस के कंसेप्ट पूछ लेंगे। तो अब एक बार फिर मुझे याद है ली चटली प्रिंसिपल कर रखा मुझसे, है ना, तो ली चटली प्रिंसिपल के बेस पे मुझे बताओगे, मुझे सल्फर ट्राइसाइड की प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्लियर, तो 3 फैक्टर्स बता दो हाउ वी कुड इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। पहला तो मैं बता देता हूँ, इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ। सेकंड चलो हाई प्रेशर, इधर कितने है मेरे पास 3, इधर मेरे पास क्या है 2, क्लियर। तो देखो अगर मैंने किया प्रेशर हाई, क्लियर, अगर प्रेशर हाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर गए, अगर इंक्रीज कर गए तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या कम, तो इधर कितने थे 3, इधर क्या थे 2, दैट मीन्स अगर प्रेशर हाई करेंगे अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो दूसरे ग्रुप में ना एक स्टूडेंट करना सर 2 बार कौन सा ज़्यादा प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर याद है हमारे पास, 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार ऑलमोस्ट इक्वल, तो वो 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज़्यादा ही हो गया। और मुझे मालूम है ये लिखा जरूर 2 बार है, पर 2 बार को अगर मैं फिंगर से सोचूं रोक लेंगे हम लोग, इतने प्रेशर को रोक ही नहीं पाएंगे, हमारी फिंगर को उठाकर बाहर फेंक देगा, क्लियर। एक तो ये आ गया, सेकंड गुड, यहाँ पे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा हाई, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर वी विल हैव टू कीप लो। पर फिर वही रीजनिंग का क्वेश्चन घूम रहा है, 720 केल्विन तो कोई लो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कौन से बॉन्ड थे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा, तो दैट मीन्स दिस वाज आवर ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हिच वी हैव टू मेंटेन। और इसमें भी बेसिकली क्या वी हैव टू कैरी आउट इट्स कूलिंग, क्योंकि ये तो आप लोग अगर देखिए ना इंडस्ट्री यहाँ पे डेराबस्सी साइड जाओ तो रास्ते में आता है, उस टाइम तो उसका नाम था शायद फर्टिलाइजर का प्लांट था PCPL करके था शायद, पंजाब केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो शायद वहाँ पे यही था, वहाँ पे मैंने MPhil करते हुए मैं वहीं पे सबसे पहले जॉब में गया था। तो वहाँ पे ये SO3 की सिंथेसिस थी हमारे पास, H2SO4 और साथ में फर्टिलाइजर की सिंथेसिस थी। एटलीस्ट अब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस तो क्लियर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस क्लियर है कर दूँ ना, हाँ जी। अब इसके बाद ना नेक्स्ट इसके जो H2SO4 की आपको प्रॉपर्टीज आ रखी हैं, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट H2SO4 वाज हाईली विस्कस इन नेचर। अगर तुम लोग मुझसे एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर करते थे, याद है CH3, यहाँ पर क्या आता था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या था OH, ऐसे इस साइड CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या आता था OH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती थी, क्लियर एसिटिक एसिड में। ऐसे ही देखो सल्फ्यूरिक एसिड का, अब जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर लगाया या सल्फ्यूरिक एसिड का तो कितनी बार स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर किया, मुझे पूरा बताओगे इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से ग्रुप आते थे, नीचे 2 OH है ना, 2 OH, तो 2 OH ऐसे दिखा दूँ,
एक OH, एक OH ऐसे लिखा दूँ, और दो क्या आते थे डबल बॉन्ड O, तो एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, एक आ गया H2SO4। ऐसे अगर यहाँ पर एक और H2SO4 लिखता S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या था OH, यहाँ पर भी क्या था OH, क्लियर। ऐसे ही अगर एक और आ गए यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, क्लियर। तो क्या था, एस्टिक एसिड की जो ब्रेक लग गई कहाँ पर, डाइमर बना के। पर आपको शुरू से कहता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, बस मैं O और H को क्या ले आता हूँ आमने सामने, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो अब इसके बेस पे H2SO4 डाइमर पे ब्रेक लग गई, ये तो पॉलीमर में नहीं चला गया। अगर पॉलीमर में चला गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मोर, फोर्स ऑफ एक्शन मोर, दैट्स व्हाई H2SO4 वाज हाईली विस्कस इन नेचर। ये तुम्हारे CBSE में कितनी बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है। Why H2SO4 is highly viscous in nature? Because it undergoes extensive hydrogen bonding. This undergoes extensive hydrogen bonding. और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो गया, दिस वाज हाईली विस्कस इन नेचर। जबकि एस्टिक एसिड की तो ब्रेक कहाँ पे लगी, सिर्फ डाइमर। इस रूट क्या करता है खन्ना सर, यहाँ पे भी बॉन्डिंग दो पॉइंट्स पे है, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे तो ब्रेक लगी डाइमर के बेस पे। यहाँ पर ये क्या चला गया H2SO4 ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर, और स्ट्रक्चर बड़ा आसान था। बस आपको क्या डबल बॉन्ड और OH को आमने सामने लाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर दी, क्लियर। अब देखो यहाँ तक करते हुए H2SO4 की दो प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा इसका मेरे पास क्या क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, क्लियर। स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया इसका, क्लियर। अब इसके बाद ना एक और इसका रीजनिंग का क्वेश्चन कॉमन रहता है, बना लिया जी सबने। अब देखो इसके बाद ना एक 11th क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग का क्वेश्चन किया था CO2 फैमिली का, कार्बन फैमिली का। वहाँ पे कार्बोनिक एसिड था, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर इसको रेड करते थे विद वाटर तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, वी यूज्ड टू गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, साथ में क्या मिल जाता था HCO3 माइनस एक्वस। इस केस में हमारे पास आता था पहला कंसेप्ट Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में HCO3 माइनस एक्वस, इसको भी कंबाइन किससे किया, वाटर, टू गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में आ जाते थे कार्बोनेट आयंस एक्वस। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आ जाता था Ka2। आपको जब 11th में कराया था ना कार्बन फैमिली, तब भी कहा था कि 12th क्लास में जाके H2SO4 का सेम कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्या था H2SO4, इसको भी कंबाइन किससे किया, वाटर, टू गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, साथ में क्या आ गया HSO4 माइनस एक्वस। यहाँ पर ये भी कंसेप्ट क्या आ गया Ka1, क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन आप लोग लिखवा दोगे HSO4 माइनस एक्वस, इसको कंबाइन वाटर, क्या मिल जाएगा हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में क्या आ गया SO4 माइनस एक्वस, क्लियर। और इस केस में ये क्या आ गया Ka2। याद है Ka तो 11th में नहीं तो 12th में मुझसे भी कर लिया, सॉल्यूशन में किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में किया। तो क्या था इनका ना दोनों का CBSE में तो जनरल सा क्वेश्चन आ रखा है, गिव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस मीडियम, क्लियर। और क्या आता है इसका क्वेश्चन कि ये जो Ka1 था और Ka2, या तो ये दोनों इक्वल, या क्या था Ka1 वॉज वेरी ग्रेट लार्ज, या क्या था Ka2 वॉज वेरी लार्ज। फोर्थ चॉइस कॉम्पिटिशन में आ गई कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, क्लियर। अब तुम लोग बताओगे, मुझे भूल गया कि इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कौन सा कंसेप्ट ठीक लग रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा कंसेप्ट ठीक लग रहा है, सेकंड। चल पर क्यों नीचे वाले सारे एटम्स में आ रहे हैं, ऊपर वाले गैसेस नीचे वाले, एटम्स में आ रहे हैं, मतलब पर ये भी तो देख एक्वस, ये वाटर लिक्विड ले लिया, नहीं आ रहे ना, सिर्फ वाटर।
उससे क्या फर्क होगा? ये नहीं, कुछ और सोचो। हाँ जी, ये 11th में, हाँ पहले बताओ। वाले केस में राइट हैंड साइड में H3 पॉजिटिव रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, के की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाटर है ना, वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे नीचे, बट तो नीचे वाले में क्या, नीचे वाले में भी रिजेक्ट हो जाएगा, वाटर है। HSO4 एक्वस में आ गया और ना। ये रह गया, ये वाटर तो नेगलेक्ट ही हो जाएगा, ये कोई रीजन नहीं था। ये देखो यहाँ पर मुझे ना किसी को 11 का ध्यान होगा, कार्बोनिक एसिड ये किसको लूज कर रहा है, हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन को लूज करके किस में गया, SCO3 माइनस। इस स्टेप में क्या हो रहा है, मुझे कार्बोनेट आयन कहाँ से मिला, H फिर लूज कर रहे हैं, इस बार H कौन लूज कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। ऊपर हाइड्रोजन बाहर किससे आया था, फ्रॉम न्यूट्रल स्पीसीज। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे बाहर आया, फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो किसमें फोर्सिबल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है ना। नेगेटिव में से पॉजिटिव को बाहर करना क्या था, मुश्किल। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू ऑफ Ka1 was very high as compared to Ka2 because in first step our proton was being lost from किससे, from neutral species। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल में से पॉजिटिव चार्ज को बाहर करना क्या था, आसान। पर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव में से पॉजिटिव को बाहर करना क्या था, मुश्किल, बिकॉज नाउ फोर्स ऑफ एक्शन वर स्ट्रॉन्ग। तो ये तुम्हारे ना CBSE में कितनी बार रीजनिंग और कंपटीशन में भी एक बार यही क्वेश्चन आ रखा है, रिएक्शन दे दिए आपसे, ये पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक फोर्थ चॉइस दे दिया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ Ka1 इज वेरी ग्रेटर। तो सेम कंसेप्ट आज का भी आ जाएगा। हियर प्रोटॉन इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम किससे, न्यूट्रल स्पीसीज, बट हियर प्रोटॉन इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। हियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर स्ट्रॉन्ग। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से बाहर करना क्या हो गया, मुश्किल। दैट्स व्हाई Ka1 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू Ka2। अब बताओ कुछ क्लियर हुआ रीजनिंग का क्वेश्चन? हाँ जी क्लियर। अगर ये क्लियर है, इसके साथ ना पेपर में जो और आपको कॉमन क्वेश्चन इसका आ रखा है, कर दूँ आप? हाँ जी क्लियर तो हो गया रीजन। ये तो नहीं लिखवाने की जरूरत, जनरल था। इसमें से न्यूट्रल में से, इसमें से नेगेटिवली चार्ज में से, सो फोर्स ऑफ एक्शन वाज स्ट्रॉन्गर, डिसोसिएशन टेक प्लेस ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। क्लियर। इसके बाद ना पेपर में जो और आपके नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आ रखा है, कर दूँ आप? क्लियर। याद है आपको कितनी बार अब तो करा दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपके पेपर में एक बार यही क्वेश्चन आ गया था, गिव सुटेबल रिएक्शंस वेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो फर्स्ट एक्शन कर दूँ बस। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा रिएक्शन हमारे पास क्या है, अगर मैं सुक्रोज पकड़ता, C12H22O11 सुक्रोज, इसमें ऐड कर दिया मैंने, क्या ऐड कर दिया, H2SO4। H2SO4 क्या रोल प्ले करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट था तो देखो इसको चाहे यहाँ ना लिखकर एरो पे लिख दूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं 11। तो क्या होता है, यहाँ पर ये 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आउट, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का याद है अकेले का कलर क्या था, ब्लैक। क्लियर। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब वाटर बाहर आएगा, रिएक्शन क्या आती है, एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो वाटर जब बाहर आता है ना, वी गेट फोम फॉर्मेशन। ऐसा लगता है जैसे ब्लैक कलर की सारी फोम सी भर गई। तो सारा ये ब्लैक कलर का जो वाटर था, उनमें वाटर कंटेंट्स इकट्ठे बाहर आ जाएंगे। दिस गिव्स अस क्रैकिंग साउंड। इसके साथ क्रैकिंग साउंड भी आती है। तो दिस कंफर्म्स दैट H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी क्या था, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट साइमल्टेनियसली, सारे इकट्ठे ही बाहर जाते हैं। इसलिए जितने फोर्स ऑफ एक्शन इकट्ठे ब्रेक करेंगे, लार्ज क्रैकिंग साउंड इज हर्ड। क्लियर। ऐसे किसी किसी में ये रिएक्शन दे रखा है, किसी में अगर मैं ग्लूकोज पकड़ लेता C6H12O6, इसको पास कर देता थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर। तो ये मुझे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रहा है, 6, और साथ में, और ये तो ना इवन तुम लोग घर जाके लैब अपने घर पे भी कर सकते हो। घर पे कैसे, ग्लूकोज नहीं, शुगर तो है अपने, है ना, शुगर लो और उसमें एसिटिक ये तो नहीं है, विनेगर तो है घर पर, विनेगर थोड़ा सा भी जैसे डालोगे
लेकिन वहाँ पे क्या हो सारा ब्लैक मास और साथ में फोम फॉर्मेशन ही हो जाते क्योंकि एसिटिक एसिड तो अभी क्या था वीक था इवन इट वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर आउट फ्रॉम आवर ग्लूकोज पर वो क्या स्लोली लूज करता है दैट्स व्हाई क्रैकिंग साउंड तो नहीं आएगी पर ब्रिस्क एफरेंस ऑफ वाटर गैस टेक्स प्लेस और ब्लैक कलर का सारा मास हो जाएगा ये तो तुम लोग लैब घर पे भी कर सकते हो 2 रिएक्शंस। तीसरा भी आप जो कह रहे थे आज पेपर में आपको एल्कीन से आया था ना वाटर अल्कोहल बनाना मैकेनिज्म किसकी कह रहे आई थी यार बहुत डिहाइड्रेशन है ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो देखो जो आप लोगों ने नाम भी बोल दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल H H H H और यहाँ पर क्या था OH क्लियर अगर इसे रिपीट कर दूँ किससे कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ से क्या हुआ वाटर को आउट एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्लियर। अब बताओ सिंपल से रिएक्शंस क्लियर हो गए इससे मेरे पास आई ये फैमिली भी खत्म ऑक्सीजन फैमिली क्लियर और इसमें आखिर में कौन सा केस किया H2SO4 तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से कर लिए O2 O3 SO2 और साथ में कौन सा कर लिया H2SO4 और सारे ऑक्सो सल्फर एसिड्स कर लिए। अब देखो पेपर में आगे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने है ना। अब इसके बाद ना आज जो नेक्स्ट फैमिली थी हमारे पास दैट वाज आवर कौन सा आ गया हैलोजन फैमिली। आज हैलोजन फैमिली के देखना सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हैलोजन फैमिली हैलोजन फैमिली का ना जो आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रखे है इसमें एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कौन आ गया एस्टेटिन 9 70 35 आगे हाँ जी आगे ये हमारे पास सारे क्लियर। अब मुझे चल फिर एक बार कौन चल मोहित आप बता दो एस्टेटिन का आउटोमोशन कॉन्फ़िगरेशन 5 हाँ जी 2 3 4 5 6 हाँ जी आउटोमोस्ट 6s2 आगे 6s2 6p5 क्लियर। इसका क्या था 1s2 2s2 और 2p5 ये इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ पे ना आज तो नहीं शायद नेक्स्ट लेक्चर में इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं आई के बेस पे। तो यहाँ पे क्लोरीन ये मेरे पास आउटोमोस्ट शेल क्या आ गया 3s2 3p5 ये आ गया 4s2 4p5 और ये आ गया हमारे पास आउटोमोस्ट शेल 5s2 5p5 क्लियर। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 तो वेरिएशन -1 से लेकर अप टू +7 क्लियर -1 से लेकर +7। और अब याद है F का तो बड़ी बार कर लिया मुझसे क्रायोलाइट क्या था Na3Al F6 क्रायोलाइट क्लियर। अभी शायद मेटलर्जी का किसी के क्वेश्चन भी आया था दिस वाज यूज्ड एज डिप्रेसेंट फॉर ब्रिंगिंग मेल्टिंग पॉइंट डाउन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का क्लियर। तो Na3Al6 या फिर क्या था ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स है दीज आर अवेलेबल इन आवर सी वाटर में सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड और सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम करके बेस पे ये तुम्हारे सीबीएसई में जनरल सा क्वेश्चन आ रखा है व्हाई सी वाटर इज नोन एज रिच बैंक ऑफ हैलोजन्स बिकॉज ऑल हैलोजन्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से आ गए फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। सॉल्ट इनके किस किस के साथ आ गए सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस कैल्शियम प्लस और एक आखिर में कौन सा आ गया मैग्नीशियम प्लस। ये सारे मुझे सी वाटर से मिले क्लियर। तो एक आध नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है व्हाई सी वाटर इज नोन एज रिच बैंक ऑफ हैलोजन्स क्लियर। अब इसके बाद ऐसे ही अब अक्रेंस के बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पकड़ते थे क्लियर। इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ पर देखो सारे अगर हाइड्राइड्स कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा HF नेक्स्ट HCl
थर्ड HBr और फोर्थ HI। ये आगे कर दो इनको रन। चलो आप लोगों के आया पेपर में जीनोन के स्ट्रक्चर्स है ना, वो जीनोन का जो स्ट्रक्चर आपके आया वो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अलग केस है। उसमें याद है इवन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी आ जाती है, जैसे मैंने वो अभी तक 11th में और 12th में अभी तक नाम नहीं लिया, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आते हैं जीनोन के स्ट्रक्चर। वो जब हम लोग हाँ वो इकट्ठे आएंगे जीनोन O3 जीनोन OF4। हाँ जी जीनोन ओजोन आया था, कौन सा आया था आप लोगों ने? जीनोन OF2 वो आज तो नहीं नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा अपने पास। अब देखो इसका अगर सबसे पहला आसान क्वेश्चन पकड़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दूसरे ग्रुप में भी ना कई स्टूडेंट इसमें फंस गए। अब तुम लोग सोचकर आंसर देना परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। ये मुझे इनका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आइडेंटिफाई करना है। जब इनका आयनिक करेक्टर आइडेंटिफाई करना है सोचकर आंसर दोगे। आयनिक करेक्टर के लिए हम लोगों ने 11th क्लास में कोई रूल किया था? हाँ जी कोई रूल किया था, फिजांस रूल किया था। क्या कहता था रूल? स्मॉलर द साइज ऑफ और मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। तो अब देखो डेफिनेशन सारी तुम लोगों ने बोल दी मुझे। स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ गिवन स्पीशीज। तो अब तुम लोग बताओगे HF या HI किसके पास आयनिक करेक्टर ज्यादा है? HI। अभी तुम लोगों ने डेफिनेशन बोली है स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। तो यहाँ पर H तो सेम बैठा है सब में, इधर I नेगेटिव है इधर क्या है F नेगेटिव। तो इसके पास तो कौन सा कोवेलेंट करेक्टर नहीं ज्यादा आ गया। और मैंने तो पूछा था आयनिक करेक्टर, तो आयनिक करेक्टर HF के पास आ गया सबसे ज्यादा। और रीजन क्या है इसमें? फ्लोरीन का साइज क्या था? स्मॉल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेड पेयर को करेगा अपनी तरफ ट्रेड, तो आयनिक करेक्टर आ गया इसमें ज्यादा। और लास्ट वाले में H+I, I का साइज क्या था? बड़ा। तो याद आपको ऐसे समझाता था H+ और I नेगेटिव को शेड पेयर को ये अट्रैक्शन में ले जाएगा, जितना अट्रैक्शन में ले जाएंगे तो कोवेलेंट करेक्टर नहीं आ रहा, आयनिक करेक्टर तो कम होता गया। एक स्टूडेंट करना सर मैंने 11th आपके साथ में की, 12th तो की सरफेस केमिस्ट्री, हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी-स्कल्स रूल में भी आज घर जाके देखना, मैंने ये सारे कंसेप्ट रिवाइज किए थे कि स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ गिवन स्पीशीज। आपके पेपर में आज ये तो नहीं आया, तो तुम सबके पेपर में आज शॉर्ट नोट पढ़ा है, लेकिन कोगुलेशन पे आया एक शॉर्ट नोट है ना, कोगुलेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस में शॉर्ट नोट आ गए। आपको तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ गया। कंपटीशन तो क्या होगा, कौन कोगुलेट इजीली कर सकता है कौन नहीं, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आयनिक करेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया मेरे पास डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। सर हेलोजन फैमिली और जो पहली नाइट्रोजन फैमिली है उसकी रीजनिंग कोई आंसर अलग आएंगे? जो तेरा 14th ग्रुप 15th ग्रुप था ना 16th, उनके रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इसके अलग ही रहेंगे। जैसे सर उसमें NH3 का नाइट्रोजन का साइज सबसे कम था, उसमें बेसिक नेचर रूल सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे आयनिक मैं तो करेक्टर। बेसिक करेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ पे- पे तो हमारे पास लोन पेयर के बेस पे था, वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक नेचर की थी, लोन पेयर पकड़ा था साइज सबसे कम था ना नाइट्रोजन का, तो उसके बेस पे थर्मल स्टेबिलिटी की थी। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज मैं थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे कर ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ पे अब आपके साथ क्या कर रहा हूँ, आयनिक करेक्टर किसके पास ज्यादा है, ये वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी किया था। हाँ इसका एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर किया था आपके साथ, कौन सा किया था याद है? जब मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन को रेड किससे करते थे? क्लोरीन। तो क्या मिलता था? वी यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या आता था? HCl। इसमें कैटलिस्ट यूज किया था AlCl3, है ना। ऐसे जब रिएक्शन किया था, सोच कर आंसर देना। आयोडीन के साथ यहाँ पे पकड़ लिया एल्यूमिनियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या था? वी यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन और साथ में क्या आ गया? HI। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन ऐसे ही किए थे। गुड। अब HNO3 तक तो आ गई, HNO3 नहीं था, HiO3 ऐड किया था। क्लियर? इसमें एक एक्स्ट्रा केमिकल ऐड किया था, दैट वाज आवर HiO3, आयोडिक एसिड ऐड किया था। क्लियर? तो
क्यों ऐड किया था? ऊपर HClO3 कर देता। हाँ जी, गुड, आ रहा ध्यान में ना? क्योंकि यहाँ पे जो HI था, ये एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग। अब देख यहाँ पे, अब देख यहाँ पे था HI की बॉन्ड लेंथ क्या थी? ज़्यादा। अगर ज़्यादा तो ये मुझे हाइड्रोजन जल्दी देगा। अगर हाइड्रोजन जल्दी देगा तो दिस रिड्यूसेस आवर आयोडोबेंजीन बैक इनटू बेंजीन, दैट्स व्हाई वी वर एडिंग आयोडिक एसिड। क्योंकि आयोडिक एसिड ऐड करके क्या होता था? एक तो ये ली-चटले प्रिंसिपल के बेस पे आयोडीन ज़्यादा दे दिया, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले गया। दूसरा, इसने रिएक्शन को बैक नहीं आने दिया। HI के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो जाता था, इसके साथ 5 रिएक्शन करके आयोडीन की फॉर्मेशन और साथ में वाटर आ जाता था। क्लियर? ये था नितिन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन किया था। क्लियर? तो अब बताओ, क्लियर हुआ? पहला आयनिक करेक्टर। तो अगर आयनिक करेक्टर, अब 2-3 प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पर आपकी इकट्ठी कर दूँ, क्लियर? तो यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सोच कर आंसर देना। चलो अभी भी एक सिंपल पूछ लेता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज भी मैंने कर दिया। लेस देन का साइन है। तेरे दिमाग में आज इंग्लिश ही घूम रही है। तो 1 2 3 4 HI का बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है। तो क्या बोला था मैंने? लेस देन का साइन आएगा। लेस देन का साइन नहीं था, 1 लेस देन 2। बताओ ऐसा क्यों? चल ये तो ना काम दोनों तरह से पकड़ना सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब बताओ ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर। अब नेक्स्ट सोच कर आंसर देना। क्लियर? अगर मैं जा रहा था HF, HCl, HBr और HI, क्लियर? इवन मैंने अब यहाँ पर ना आपको ये एरोस भी दे दिए। क्लियर? अब मुझे भूल गया पढ़ाते पढ़ाते ना, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग करेक्टर, कौन सा करेक्टर इंक्रीज कर रहा है? था तो इंक्रीजिंग, पर कौन सा ये नहीं मुझे पता। अगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये H को जल्दी बाहर करेगा। अगर H को बाहर करेगा तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। जो चीज़ ऑक्सीडाइज होता था वो H क्या करता था? रिड्यूसिंग एजेंट। दिस वाज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो तुम लोग अगर कॉम्पिटिशन के पेपर पढ़ रहे हो ना साथ साथ, कितनी बार ये आयनिक करेक्टर, एसिडिक, या इनको आ रखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर अरेंज करना। पर 2-3 साल से ना आपके पास पी ब्लॉक में से नहीं आया ये आ रखा सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज। इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे ABCD करके, उनके वैल्यूज दे रखे, अरेंज करो किसके पास ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ज़्यादा, किसके पास रिड्यूसिंग। नहीं तो ऐसे ना ये सारे कंसेप्ट आते हैं। क्लियर? तो ये देखा, ये जो लास्ट वाली 2 प्रॉपर्टीज है ये तो सेम आ गई 14th और 15th और 16th ग्रुप। लेकिन मैचिंग मत कर, वो तो मैंने इसलिए उस टाइम वर्ड बोल दिया था कि तुम लोगों के पेपर थे, जैसे 15th ग्रुप की रीजनिंग किए थे मोस्टली 16th में भी सेम ही थे। क्लियर? पर ये रिड्यूसिंग करेक्टर तो याद है, वहाँ पे भी किया था, थर्मोस्टेबिलिटी वहाँ पे भी किए थे। पर वहाँ पर ना एक केस जो मैंने नहीं किया था, दैट वॉज आवर, अभी तक मैंने आपके साथ फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस लिए, ऑक्सो एसिड्स और सल्फर लिए, इनके ज़्यादा सिर्फ स्ट्रक्चर्स किए, हमारे कोर्स में थे ही स्ट्रक्चर्स। अब ये ना जो नेक्स्ट है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे CBSE में और कंपटीशन में हेलोजन फैमिली का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रखा है। लिखोगे मैं लिखवा दूंगा पूरा डिटेल में, पहले बस समझ लेना। यहाँ पे मैंने आप कंसिडर करनी है ऑक्सो हैलोजन एसिड्स, ऑक्सो हैलोजन एसिड्स। ये ऑक्सो हैलोजन एसिड ना, एक हमारे पास आ गया HClO, HOCl, एक आ गया HOClO, एक आ गया HOClO2, एक आ गया HOClO थ्राइस। ये किसी बुक में इनको इकट्ठा कर दिया ऑक्सीजन को, HClO2, इधर इकट्ठा कर दिया तो HClO3, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया तो HClO4। क्लियर? मोस्टली आपके पेपरों में ना CBSE में तो ये सारे ऐसे ही आते हैं, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मोस्टली हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। ये जो पहला लिखा था, दिस वाज आवर हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो HOClO था, दिस वाज नोन एज आवर क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। जब ये HClO3 था, दिस वाज नोन एज आवर क्लोरिक एसिड।
और आखिर वाले में दिस इज नोन एज आवर पर क्लोरिक एसिड। अभी ना दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट है वो बता रहा था, कहता सर केवीपी के पेपर में ना सच आपने भी दिया था है ना, तो यही क्वेश्चन आ रखा था और उनको आपको कहता था ना धीरे धीरे अब पेपरों में ट्रेंड क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए पीकेबी। और मैंने आपको पीकेए याद है इंट्रोड्यूस जाके किया एसिटिक एसिड के केसेस में, पीकेबी को इंट्रोड्यूस किया था जाके अमाइंस में। पहले इसमें जनरल कंसेप्ट ही क्लियर करता था। ये क्वेश्चन आया था उनके पेपर में ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए अरेंज ऑल दीज एसिड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। तो पेपर में ना तुम्हारे ये सारे एसिड्स का कंपैरिजन कॉमन आ रखा है। देखो यहाँ पे अगर क्लोरीन के प्लेस पे ब्रोमीन आ जाता तो ये हाइपोब्रोमोस ब्रोमोस ब्रोमिक और ब्रोमिक एसिड आ जाएंगे, ऐसे नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे सबके। क्लियर। और एक तो ना थंब रूल जो कंपटीशन में हमारे पास काम आ जाता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, यहाँ पर Cl बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कि +1, यदि ऑक्सीजन क्या था -2, हाइड्रोजन क्या था +1 माइनस, तो दूसरी साइड जाकर क्लोरीन यहाँ पर क्या आ गया +1, इसमें आ रहा +3, इसमें +5 और इसमें आ रही है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के नहीं। अभी भी देखो किसी को था -2 8 +1 -7, दूसरी जगह +7, तो आगे अप टू +7। क्लियर। अगर ये +7 आ गए कॉम्पिटिशन में तो थंब रूल काम आ जाता है, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्टेट। ये तो चाहे तुम लोग लिख कर रख लो, कई बार पेपर में इसी के बेस पे अरेंज करने आ जाते हैं। हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्टेट। क्लियर। और मुझे अच्छा क्या लगा, आपने शायद या दूसरे स्टूडेंट ने रीजन दिया था कि खन्ना सर ये किया तो नहीं था, पर एटलीस्ट इतना किया था कि अगर H बाहर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स कर रहा है। अगर ये 4 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स करेगा, रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी ज़्यादा, दैट्स व्हाई दिस वाज हैविंग मैक्सिमम एसिडिक नेचर एसोसिएटेड। क्लियर। अब देखो रीज़न तो मैंने दे दिया कि ये सबसे ज़्यादा एसिड है, ये सबसे कम एसिड है। क्लियर। अब सोच कर कार्तिक मुझे आंसर देगा इसकी पीके हाई होगी या इसकी पीके हाई, है ना गुड, क्योंकि पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली लिखे हैं, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो पीके वैल्यू क्या आती है ज़्यादा। तो पेपरों में ऐसे कई बार अरेंज करने आते हैं। अगर कहीं बोलते हो ना कभी, ये मैंने जब एसिड का टॉपिक रहा था वहाँ पे भी यही कराया था, हाउ पीके एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आर रिलेटेड टू वन अनदर। क्लियर। हाँ जी काजल क्लियर होगी ऑक्सीडेशन रेट, वही कैलकुलेट कर रहे थे ना, होगी सारी। चलो अब यहाँ तक तो क्लियर। अब इनके पकड़े रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। अभी तो मैंने आपके साथ सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए ऑफ वन स्पेसिफिक एसिड, कौन सा क्लोरीन के बेस पे। अब पेपर में इनके ना 2 क्वेश्चन बड़े कॉमन है, कर दो स्ट्रक्चर ड्रॉ। इनके ना आपको 2 क्वेश्चन सबसे कॉमन है पेपर में, वो कौन से कॉमन है। मैंने पहला सीरीज ये लिया HOCl, ये सीरीज समझ लेना, कहोगे लिखवा दूंगा इसका रीजन। नेक्स्ट H यहाँ पर O, यहाँ पर कर दिया Br, नेक्स्ट H O और यहाँ पे कर दिया मैंने I। क्लियर। और अब इन तीनों में बताओगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +1 इसमें भी +1। तो अब मैं अपने कंसेप्ट से खुद ही बाहर आ गया। अभी तो आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया था, हायर इज द ऑक्सीडेशन रेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। वो तो था जब मेरे पास एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अलग, पर ऑक्सीडेशन रेट फिक्स कर दी। तो पेपर में पता क्या, या तो ये सीरीज ऐसा आ जाती है, एक्सप्लेन विच इज मोर एसिडिक विच इज लीस्ट एसिडिक, या फिर इनका नॉमेनक्लेचर आ रखा है। एक आध बार क्या हुआ आपके कंपटीशन में कई बार या सीबीएसई में हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। अब स्टेटमेंट देखना, इसकी मैं बोलूँगा नेक्स्ट तुम लोग बनवाना। इसको अगर मैंने स्टेटमेंट के बेस पे डालना था, अब वो कह सकता था कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो हाइड्रोजन हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, कह सकता था ऑक्सो हाइड्रोजन एसिड्स हाइड्रोजन हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था +1, ये भी +1 और ये भी +1। तो मीन्स अब मुझे रीजनिंग थोड़ी सी आगे ले जानी पड़ेगी। तो तुम में से ना जो सुबह आते थे पी ब्लॉक की क्लास लगाने, जब वो आपके पेपरों में आना था, तब भी मैंने ये रीज़न क्लियर किया था कि वाई विच इज़ मोर एसिडिक विच इज़ लीस्ट एसिडिक। अब देखो इनमें से एसिडिक कौन होगा, जो हाइड्रोजन जल्दी पार करे,
सिंपल सा लॉजिक था कि जो यहाँ से हाइड्रोजन को जल्दी बाहर कर देगा वो एसिडिक ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड OH, यहाँ पर बॉन्ड OH, यहाँ पर बॉन्ड OH, इसको तो पकड़ने की जरूरत नहीं, ये तो साथ में सिमिलर है। ऑक्सीजन Cl, ऑक्सीजन Br, ऑक्सीजन I, ऑक्सीजन क्या था नेचर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। हाइड्रोजन तो उसके लिए इक्वल थे। लेकिन अब सोचकर आंसर देना, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कौन देगा जल्दी, Cl, Br या आयोडीन, है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या था बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कम, तो दैट मीन्स ये मुझे इलेक्ट्रॉन क्या देगा कम। क्लियर, ये क्या करेगा थोड़े से ज़्यादा। क्लियर, और ये जो लास्ट वाला है ये तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा क्लियर, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी एज कम्पेयर टू Cl लेस। अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए थे, तो ये किससे लेगा, हाइड्रोजन से। दैट्स व्हाई क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ विल इंक्रीज। पर लास्ट स्टेज में क्या हुआ, ऑक्सीजन को सारे इलेक्ट्रॉन भी किससे मिल गए, I से, इसने H से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं किए। अगर अट्रैक्ट ही नहीं किए तो दैट मीन्स OH बॉन्ड गेट स्टेबलाइज। अगर OH बॉन्ड स्टेबलाइज है तो इसकी एसिडिक नेचर अपने आप कम रहेगी कि नहीं। क्लियर, और आपको बड़ी बार ना हंसते हो तुम लोग, एग्जाम्पल बड़ी बार दे दिया, ये आप हो, एक तरफ मम्मी है एक तरफ पापा है ना, एक पैसे में आराम से दे देता है, दोनों में से एक, ऐसा नहीं होता कभी दोनों मेरे जैसे हो, ये नहीं देने वाले, एक जरूर होता है जो पैसे आराम से दे देता है ना। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन है, क्लियर, ऑक्सीजन, तो क्या था, इसको इधर से पैसे मिल गए, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए। जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर वो पापा के पास जाएगा ही क्यों, है ना। जब मम्मा से पैसे पूरे मिल गए तो जहाँ जाना जाओ घूमाओ, तो मेरे जैसा पैसे देगा नहीं तो आया भी नहीं मेरे पास लेने के लिए। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल, स्टेबल है तो इसको तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल। ये पेपर में कितनी बार आ रखा है, कंपेयर देयर एसिडिक सेल, तो क्या हुआ सर बीच वाला दोनों से लेगा ये है सबसे खराब इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तरफ से मुंह बच जाएगा। तो अब बताओ क्लियर हुआ रीजनिंग का, हाँ जी क्लियर कर सकते थे, लिखवा दूँ इसकी रीजनिंग या लिख ही लो, क्योंकि ये फिर मुझे भूल जाओगे तो मम्मी पापा तो ऐसे याद रह जाएंगे, पर जब पेपर में करने बैठे फिर फंस जाएंगे। क्लियर तो हो गया सब, क्लियर, लिख लो अब इसका रीजन। Oxygen is more electronegative. Oxygen is more electronegative than halogens. Oxygen is more electronegative than halogens, except कौन सा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का ज़्यादा ऑक्सीजन से साइज स्मॉल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। सो इट अट्रैक्ट्स, so it attracts oxygen halogen bond, so it attracts electron of oxygen halogen bond, it attracts electron of oxygen halogen bond towards itself, oxygen halogen bond towards itself, as the electronegativity of halogen decreases, as the electronegativity of halogen decreases from chlorine to iodine, decreases from chlorine to iodine. So shared pair of electron of oxygen halogen bond moves closer to oxygen atom, moves closer to oxygen atom. As a result, oxygen in
oxygen in HOCl. As a result, oxygen in HOCl has low electron density, while in case of HOI, electron density on oxygen is maximum. Thus, as a result, OH bond breaks. OH bond breaks easily. किस केस में? Breaks easily in HOCl. Clear? And this makes it more acidic in nature. और ये ना कर जरूर लेना, ये तो पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है। पहला तो क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट था मेरे पास, अब मैंने आपको कर दिया HClO, नेक्स्ट कर दिया HClO2, नेक्स्ट HClO3 और आखिर में आपको कर दिया HClO4, है ना। एक तो पेपर में मैं यही दे देता सारे, दूसरा इन सबका नॉमेनक्लेचर दे देता, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। स्टेटमेंट तुम लोग बोलोगे, क्या स्टेटमेंट दूं अगर मैंने इन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है? हाँ जी, ऑक्सीडेशन। तो स्टेटमेंट क्या दे दूं? ऑक्सो हैलोजन एसिड्स है ना, ऑक्सो हैलोजन एसिड, सेम हैलोजन बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पता क्या हुआ, एक बार जब तुम्हारे स्कूल में किसी के आया था या कंपटीशन में जब आया तो लोग बाहर आके स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हो, उससे दिमाग में जो आता है ना आंसर लिख दिया जल्दी में, बाहर आके सोचा कि कौन सी सीरीज आ रखी हुई, इसलिए मैं बार रिपीट कर रहा था। तो पहली स्टेटमेंट क्या था? सेम हैलोजन डिफरेंट बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर क्या था? हैलोजन सेम बट ऑक्सीजन स्टेट इज डिफरेंट। तो देखो कंपटीशन में तो अगर ऐसी सीरीज आ जाए, Cl के बेस पे नहीं आएगी तो ब्रोमीन आ जाएगी, ब्रोमीन नहीं आएगी तो आयोडीन आ जाएगी, फ्लोरीन की डाल सकता था? क्यों? है ना, इसलिए क्या था, ये केस सारे एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन तो यहाँ तक जाता ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन वाज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो देखो जब ये आ गया कंपटीशन में तो थंबनेल काम आ गया, हायर इज द ऑक्सीडेशन रेट, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और सीबीएसई में तो मुझे रीजनिंग देनी पड़ेगी। अगर रीजनिंग देनी पड़ेगी, यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर गया तो मेरे पास इंटरमीडिएट ClO नेगेटिव, नेक्स्ट में मेरे पास इंटरमीडिएट ClO2 माइनस, नेक्स्ट में इंटरमीडिएट ClO3 माइनस, नेक्स्ट में इंटरमीडिएट ClO4 माइनस। क्लियर? तो देखो जब ये आ गए, अगर आगे तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं भी ड्रॉ करने आ रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे जैसे नहीं आते शो करने, सिंपल सा रीजन यहीं पे लिख दोगे, सिंस इन केस ऑफ ClO4 नेगेटिव चार्ज गेट्स डिस्पर्स्ड ऑन 4 ऑक्सीजन, मोर इज द डिस्पर्सल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई HClO4 कैन लूज इट्स हाइड्रोजन आयंस इजीली बिकॉज स्टेबल एनायन फॉर्मेशन था। क्लियर? पर एक स्टूडेंट जो कहता है खन्ना सर मुझे तो पूरे नंबर लेने हैं कि इसके आधा नंबर भी ना कटो, तो क्या था, ये जो ClO है इसको मैं ऐसे दिखा सकता था, क्योंकि तुम लोग कभी कहोगे ना मुझे खन्ना सर सीधा पहले ClO3 नेगेटिव बना दो, मुझे इनके लोन पेयर ही नहीं याद रहते किस पे कितने लोन पेयर है, इसलिए पहला केस मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। क्लोरीन के पास कितने थे ऑटोमोस शेल में? 7, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गया। क्लियर? तो हो गया इस पे O नेगेटिव। अब जब नेक्स्ट पे गया, अब देखो Cl, इस पे एक ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन। क्लियर? अब इस पे लोन पेयर नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉटेड लाइन शो कर दी। इस डॉटेड लाइन का पर्पस रेजोनेंस, कि एक साइड डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है नेगेटिव, यहाँ पे रेजोनेंस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट ClO3 के लिए क्या कर दूँ, एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक लोन पेयर और। क्लियर? और यहाँ पर भी
आगे ये इसका मीनिंग अब क्या हुआ, दो मेरे पास डबल बॉन्ड है और एक मेरे पास क्या था सिंगल बॉन्ड, ये आ गया। और लास्ट में Cl, वन ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन और फोर्थ ऑक्सीजन, इन सब पे चार नेगेटिव। क्लियर? तो अब है कोई रीजनिंग लिखवाने की जरूरत, सिंपल डायग्राम से नहीं क्लियर होगा। और दिस स्टेबिलिटी ऑफ एसिड कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमीडिएट एनाइन जनरेटेड as it is clear from the structures. Clear? In perchlorate ions, negative charge gets dispersed on 4 oxygen. More is the dispersal, more is the stability of our intermediate. That's why HClO4 is maximum acidic in nature. ये दो सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है पेपर में मैंने ब्रोमीन क्लोरीन करा दी, आपके पेपर में ब्रोमीन के बेस पे आ जाए या आयोडीन, रीजनिंग तो सारी सेम ही रहेगी। क्लियर? अब बताओ क्लियर हुआ? है से लिखवाने की जरूरत या क्लियर? ये तो बड़ी बार कर रखा है ना कि नेगेटिव चार्ज को उठाकर डिस्पर्स कर दिया। तो दो क्वेश्चन तो आ गए रीजनिंग के टिपिकल से। अब इसके बाद अब तो नहीं रट्टे लगाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर के, बस ऑटो शेल का कंसेप्ट आ रहा है साथ और एक शेयरिंग में आ गया, नेगेटिव चार्ज लगा घूमने, बस लोन पेयर कर सकते जाओ साथ साथ। क्लियर? कर दो आप। अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आपका इस फैमिली का सबसे कॉमन आ रखा है, वो क्या आ रखा है, अब सोचकर आंसर देना। मेरे पास क्या था SF6, ऐसे ही लिख दिया HCl6। क्लियर? ये बना दिया, या यहाँ पर मैंने आपका बना दिया IF7, यहाँ पे कर दिया ICl7। क्लियर? तो दूसरे ग्रुप में भी ना एटलीस्ट उन्होंने एक आध रीजन तो दे दिया था। ये सारे एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, एक कौन? ICl7 ICl7 मैंने सच्चा बनवाया था, मैंने IF7 का बनाया था, मतलब कहा भी था कि सिर्फ IF7 बनता है, ICl7 नहीं ये बनता। बोल रहा था ICl7। हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। चल एक तो ये नहीं करेगा, ऊपर SF6 है ना, ऊपर भी क्या था इसी लॉजिक पे सिर्फ ये एग्जिस्ट करते, ये दोनों के दोनों हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर? तो ये तुम्हारे ना कंपटीशन में CBSE में बड़ी बार पेयर्स आ रखे, बोथ कैन एग्जिस्ट, बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट, व्हिच कैन एग्जिस्ट, व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ऑड केसेस आ जाते हैं। तो चलो मान ली मैंने बात आपकी, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, पर क्यों नहीं कर रहे एग्जिस्ट? ऑक्सीडेशन स्टेट भी खराब होती है। क्यों? यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट +6, यहाँ पे भी सल्फर क्या है +6, यहाँ पे आयोडीन क्या +7, यहाँ पे भी आयोडीन क्या +7, उसके ऑटोमोशन में इलेक्ट्रॉन भी 7 है। एनर्जी सप्लाई में करना है। एनर्जी आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। साइंस के दूसरे फंक्शन। चलो दूसरे ग्रुप में भी उन्होंने सबसे पहले यही फैक्टर पकड़ा था, याद है? ये 11th में भी कराया था आपको, AlF63 या AlCl63। क्लियर? तो AlF6 और AlCl6 वहाँ पे क्लोरीन आती है, साइज क्या आ गया बड़ा, साइज बड़ा तो रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। एक रीज़न तो यही था। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या था स्मॉल, अगर साइज स्मॉल था रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी वॉज मोर। एक रीज़न तो यही था। दूसरा देखो यहाँ पे सल्फर क्या जा रहा है +6, यहाँ पे आयोडीन क्या जा रहा है 7, यहाँ पे भी +6, यहाँ पे +7। इसका मीनिंग क्या है? ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या था स्मॉल, क्या था नेचर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट। ये सल्फर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन सकता था, बिकॉज बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इट वाज एबल टू ऑक्सीडाइज सल्फर एंड आयोडीन टू देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट। सल्फर को ले गया मैक्सिमम +6 और इसको ले गया मैक्सिमम अप टू +7। पर क्लोरीन का साइज क्या हो गया बड़ा होने के कारण क्लोरीन वाज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज सल्फर एंड आयोडीन टू देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट। और इसने ब्रेक कहाँ पे लगा दी? ऐसे ही याद है मेरे पास SF4 था, ये HCl4 एग्जिस्ट कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या था IF5 था, तो ICl5 एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या था, अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट तक नहीं गए। यहाँ पर आयोडीन की कहाँ पे ब्रेक लगी +5, इसकी कहाँ पे ब्रेक लगी +4 से। मैक्सिमम तक नहीं गए तो स्टेबल नहीं होगा।
स्टेबल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोरीन HCl4 एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू +4, इसको मैक्सिमम +6 तक नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन इससे अटैच कर सकता है। क्लियर? तो पेपर में ना तुम्हारे कितनी बार ऐसे पेयर्स आ रखे, तो जहाँ पे भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट है तो वहाँ पे मेरे पास क्या था, आवर एलिमेंट बीइंग स्मॉलर इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन ऑक्सीडाइज सल्फर एंड आयोडीन टू देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट। पर इनकी ब्रेक लगी फ्लोरीन और आयोडीन के साथ और इधर क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि +4 से ज़्यादा ये आगे जा ही नहीं सकते। क्लियर? ये कितनी बार पेपर में ना रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आए, और ये आते हैं उनके जिनके बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन डालने पेपर में, उनके आ जाएंगे। अब कुछ क्लियर हुए? हाँ जी, अभी भी कोई घूम रहा है, नितिन पूछ ले पक्का सबको। हाँ जी, डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब ये पता नहीं किसी के आया है ऐसा रीजनिंग आया था क्या? नहीं, सितंबर वाले पेपर में आया था। क्या SS6 और इसी में से एग्जिस्ट कौन करता है, ऐसे 1 नंबर का आया था। 1 नंबर का? चलिए, तो गलत कराया था या क्या कराया था? ठीक करा नहीं था जब तक। तब तक तो देख, इसलिए कई बार होता है फैमिलीज का ऐसे चलता है। अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर हुए रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर? क्लियर? अगर यहाँ तक अब इनके रीजनिंग के क्लियर है, SF6 तक क्लियर। इसके बाद जो और एक कॉमन क्वेश्चन आ रखा है वो HF हाईली विस्कस, क्लियर। HCl चला गया गैसियस। हाँ जी, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, तो था देखो HF में बॉन्ड एक ही बना। तो पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, भाई दिस इज हाईली विस्कस इन नेचर, जबकि वाटर और अमोनिया में तो 3-3 बॉन्ड बने थे, वो तो विस्कस थे नहीं, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाज मैक्सिमम इन दिस केस। क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या था, सबसे छोटा, अगर साइज सबसे छोटा था तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वाज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड वाज हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ और दिस वाज हाईली विस्कस इन नेचर। ये पेपर में रीजनिंग के कुछ आंसर्स आ रखे हैं। अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर हुए? क्लियर? अब थोड़ा सोच कर आंसर दोगे। ये जो मैंने कंपाउंड लिखे थे IF5, ICl5, IF7, ऐसी एक और आ जाएगा ClF3, इधर मैंने लिख दिया आयोडीन, इधर फ्लोरीन, इधर Cl2, सारे एक ही है। F2 नहीं करेगा। क्यों? F2 तो करेगा, साइज छोटा है सर। तो वो तो स्टेबिलिटी अलग होगी, फ्लोरीन तो एग्जिस्ट करता ही है। हाँ जी, तो ये देखो, ये सारे मैंने ना इनको नाम देने थे, एक को नाम देना था इंटरहैलोजन, एक को नाम देना था इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स। मैं भूल गया किसको इंटरहैलोजन लिखूं, किसको इंट्राहैलोजन। F को इंट्रा, ये सारे इंट्रा आगे विद इन द सेम। क्लियर? ये तुम्हारे CBSE में कितनी बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, CBSE या कॉम्पिटिशनों में। ये जो थे I2, F2, Cl2, ये सारे क्या थे, इंट्राहैलोजन कंपाउंड, और ये सारे मेरे क्या थे, इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्लियर? तो देखो, एक मैं लिखूं X प्राइम N, क्लियर, ऐसे लिखूं, या एक आपका लिखूं X2, दोनों डिफरेंट आ गए। ये आ गया मेरे पास इंट्राहैलोजन, और ये जब मैंने X और X प्राइम कर दिया, दो हैलोजन अलग, तो इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड दे सकता था नाम। अब एक और रीजनिंग का क्वेश्चन बता दो सोचकर कि इनका मेरे ये 3 दे रखे और ये दे रखे हैं। क्लियर? किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा लग रही है, इनकी या इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की? हाँ जी, गुड। क्यों? है ना, क्योंकि इनमें तो क्या है, ये पहले आयोडीन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन करके बैठा है, थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो क्या था, दोनों बॉन्ड सारे स्टेबल थे, शेयर पेयर कहाँ लेकर बैठे, बीच में कोवलेंट बॉन्ड। तो 11 भी करते थे हम लोग, जब वो आपके साथ सॉल्ट एनालिसिस किया था, हम लोग तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद कन्वर्ट करते हैं आयनिक में, सो दैट टू इंक्रीज आवर रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या था, I2, F2 एंड Cl2, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज सेम, शेयर पेयर वाज लाइंग इन बिटवीन। अगर शेयर पेयर इन बिटवीन है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा। ये तो नेचर में स्टेबल है और ये तो स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड इज मोर। ये शायद लास्ट ईयर या उससे पहले आपके आ रखा है, इंट्रा और इंटरहैलोजन कंपाउंड विच आर सेड टू बी मोर रिएक्टिव इन नेचर, और किसी ना किसी के साथ में स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस आ गई। अब बताओ, यहाँ तक तो क्लियर? अब और यहाँ तक क्लियर, एक कंपाउंड कर लें आज। हाँ जी, चलो आज इतना ही कर लो, नहीं तो फिर पेपर भी है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना, बस एक क्लोरीन की प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी,
और साथ में फिर हमारे आगे गए इंटरनल। तो नेक्स्ट टाइम ना कहने का कोई फायदा होता नहीं है, वो हाइब्रिडेशन तो बड़ी बार कर ली मुझसे, है ना, ये ना, तो एटलीस्ट डिस्टॉर्टेड केसेस इनके एक बार AX4, AX5, AX6 और AX7, ये अब जितने तुम लोग बैठे हो सबने मुझसे किए हुए एक बार, तो चाहे ऑर्गेनिक में किए चाहे तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में किए, जो स्टार्टिंग में ही आ गए थे, पहले 2 लेक्चर मैंने कराई सारी हाइब्रिडेशन की डिवाइस, एक बार इनके ना डिस्टॉर्टेड कैसे देखा ना, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर मेरे इनके डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स पे ही है। बीएसपी या फिर हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूँ, उसमें भी तो बड़े थे। पर अब हाइब्रिडाइजेशन को पकड़ वेस्पर को 11th में ही छोड़ दिया, तो उसको नहीं पकड़ना, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं के स्ट्रक्चर्स करेंगे नेक्स्ट। अच्छा